गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ बाय सुखविंदर सिंह में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप तीन जो चैप्टर हैं उनके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करोगे। एक है आपके पास 3D, दूसरा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और तीसरा है प्रोबेबिलिटी। तो आइए शुरुआत करते हैं 3D के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अब क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले जो आपके पास काफी इंपोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं 3D के जो आपने यूज करने हैं, सबसे पहले उनके बारे में देखो। थोड़ा सा आपने लाइंस की एक वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लाइंस की कार्टेशियन फॉर्म क्या मिलेगी आपको? x माइनस x1 बाई a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। ये है लाइन की आपके पास कार्टेशियन फॉर्म, जिसमें x1 y1 z1 क्या है? पासिंग पॉइंट। और a1 b1 c1 क्या है आपके पास? डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल लाइन। तो जब भी आप कार्टेशियन फॉर्म को यूज करो तो आपने एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर x, y, z के कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। अगर 1 नहीं है तो वो कार्टेशियन फॉर्म नहीं है, उसको आपने कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है आपके पास वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या मिलेगी? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर, a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b1 वेक्टर। ठीक है, ये है आपके पास वेक्टर फॉर्म, जिसमें a1 क्या है आपका? पासिंग वेक्टर। और b1 क्या है आपके पास? है पैरेलल वेक्टर। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं, a1 b1 और इस a1 b1 में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वेक्टर फॉर्म अलग चीज है, कार्टेशियन फॉर्म अलग चीज है। दोनों के जो नोटेशंस है वो अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे a1 b1 क्या है? वेक्टर्स है। यहाँ पे a1 b1 क्या है? कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट के। ठीक है, तो दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब सपोज करो आपके पास दो लाइंस हैं, कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है आपको दो लाइंस की, x माइनस x1 बाई a1, y माइनस y1 बाई b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c1। दूसरी लाइन है x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 बाई c2। अब अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो कंडीशन क्या है? काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2 दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियो की प्रोडक्ट का सम क्या मिलेगा आपको? 0। तो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इस रिजल्ट के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक क्वेश्चन आप इस रिजल्ट के ऊपर डिस्कस करोगे। देखो, दो लाइंस की आपको दो लाइंस दे रखी है आपको, और दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, कट्स एट राइट एंगल। तो आपने पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब बच्चे इस क्वेश्चन में जल्दबाजी क्या करेंगे? बच्चे सोचेंगे कि ये लाइन की कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है और कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो कंडीशन यूज कर लो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तब उनको दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, वो क्या करेंगे? a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्रोडक्ट का सम 0 का इक्वल पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके p की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला था इस कंडीशन को यूज करने से पहले आपने लाइंस को कार्टेशियन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लाइन कार्टेशियन फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म के लिए x y z के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए? 1। यहाँ पे x y z के कोफिशिएंट, z का तो अलग ही 1 है, यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसमें x का कोफिशिएंट 1 नहीं है, इसमें z का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपने जो गिवन लाइन है उनको आपने कार्टेशियन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले रीराइट गिवन लाइंस। गिवन लाइन को पहले आप दोबारा प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे, कार्टेशियन फॉर्म में। कैसे? जैसे एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बनाना है, बिल्कुल आसान प्रोसेस है। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है कि अगर कोई फ्रैक्शनल नंबर है उसको सेम पार्ट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लिया 3/5 है, आपने 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो रैशनल नंबर के अंदर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी चीज को आप यहाँ पे यूज करोगे। अच्छा, आपने 1 बनाना है क्या? -1। तो जो ये है आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि प्लस का 1 बनाना है आपने, आप क्या करोगे? न्यूमरेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी। फर्स्ट पार्ट में न्यूमरेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट में 1 चाहिए आपने, कोफिशिएंट कितना है? 7y, न्यूमरेटर को भी 7 से डिवाइड कर दियो
न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करोगे 7 से, डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करोगे 7 से। अभी मैंने बोला था रैशनल नंबर में सेम पार्ट से डिवाइड, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही ये तो चलो पहले से ही ठीक है। दूसरी लाइन में देखो अगेन 7 माइनस 7x, तो न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करोगे -7 से, डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करोगे आप -7 से। ये ठीक है, प्रॉपर फॉर्म है पहले से ही। इसमें न्यूमरेटर को भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दियो, डिनोमिनेटर को भी माइनस से। अब इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे माइनस अंदर चले जाओगे, क्या बचेगा x - 1 बाय -3, 7 से डिवाइड कर दियो, y - 2 बाय 2p/7 और z -3/2। ये आ गई जो फर्स्ट लाइन थी उसकी कार्टेशियन फॉर्म, ये आओगी कार्टेशियन फॉर्म। ऐसे ही सेकंड लाइन जब डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा x - 1 बाय 3p/-7, y -5/1, माइनस अंदर चला जाओगा, z -6/-5। अब ये आ गई आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई है कार्टेशियन फॉर्म। और जैसे ही कार्टेशियन फॉर्म मिल गई, क्योंकि लाइन परपेंडिकुलर है, कार्टेशियन फॉर्म मिल गई। अब लिखोगे सिंस गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करोगे a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0। तो क्या जगह आपके पास लिखना चाहो तो लिख दियो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2। ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी की है, काफी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो क्या आ जाएगा आपके पास ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। तो कितना हुआ -3p/-7 प्लस b1 b2 2p/7 into 1 is plus 2 into -5 = 0। तो बस इसको सॉल्व करके कितना आएगा, माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9p/7 प्लस 2p/7 -10 = 0। इसको सिंप्लीफाई कर लियो, 11p/7 = 10। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70/11। ऐसे आपने p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये था काफी अच्छा क्वेश्चन। बस आपने जल्दबाजी नहीं करनी, कहीं बस a1 इनकी प्रोडक्ट करके इनका सम 0 के इक्वल पुट कर दो, ऐसे नहीं करना। पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखोगे कार्टेशियन फॉर्म में, उसके बाद उनके प्रोडक्ट का सम क्या पुट करना है आपने 0। उसके बाद देखो आप 3D का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जैसे मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में आएगा आपके पास सब्जेक्टिव यानी कि 5 नंबर का, वैसे ही 3D से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन लगभग हर बार आपको एग्जाम में दिखाई देगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, a2 - a1 वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करोगे b1 क्रॉस b2 के साथ, इसका मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये तो है फॉर्मूला आपके पास, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया था a1 a2 क्या है पासिंग वेक्टर, a1 है जो फर्स्ट लाइन है उसका पासिंग वेक्टर, a2 सेकंड लाइन का पासिंग वेक्टर, b1 b2 क्या है, b1 है फर्स्ट लाइन के पैरेलल वेक्टर और b2 क्या है सेकंड लाइन के पैरेलल वेक्टर। तो सबसे पहले तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको वेक्टर फॉर्म दे रखी है फिर तो डायरेक्ट आप a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालोगे, सब कुछ करो, सिंप्लीफाई करो। लेकिन अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो पहले वेक्टर फॉर्म लिखोगे, उसके बाद a1 a2 b1 b2 फाइंड आउट करोगे, फिर फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है लगभग, तो आपने क्या करना है पहले वेक्टर फॉर्म लिखनी है और उसके बाद आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो दोनों कार्टेशियन फॉर्म है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख लो। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट तो हालांकि 1 है, लेकिन पासिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे माइनस दिखाई देना चाहिए, ठीक है। सेकंड लाइन तो फिर भी ठीक है, फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखो, प्लस को क्या लिखो -1/7, माइनस दिखना चाहिए आपने। तो अब ये बढ़ गई बिल्कुल आपके पास प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म, ताकि पासिंग पॉइंट को लिखने में आपको दिक्कत ना हो,
ठीक है, इसको उसके साथ कंपेयर करके ना आप x1 y1 z1 यानी कि पासिंग पॉइंट लिखा है। और दूसरी फॉर्म तो आपके पास ठीक ही है, वैसे इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ये पहले से ही प्रॉपर कार्टेशियन फॉर्म है। अब लिखोगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगी आपके पास, x r इज इक्वल टू पासिंग पॉइंट a1 क्या है, पासिंग पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम b1 पैरेलल वेक्टर। और दूसरी लाइन की क्या आ जाएगी, a2 प्लस लैम्डा टाइम b2 वेक्टर। a1 क्या है, फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट, और पासिंग पॉइंट क्या है, फर्स्ट लाइन का -1 -1 -1। तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a1 फर्स्ट लाइन का पासिंग पॉइंट -1 i -1 j -1 k, ये आ गया आपके पास a1 वेक्टर। a2 जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, 3 5 7। a1 a2 क्या है, पासिंग पॉइंट। कार्टेशियन फॉर्म में पासिंग पॉइंट क्या होंगे, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो a2 क्या है आपके पास, x2 y2 z2 यानी कि 3i प्लस 5j प्लस 7k। तो मेन फोकस आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करनी है तो a1 a2 b1 b2 के ऊपर होना चाहिए। a1 a2 मिल गया, चलो अभी b1 b2 निकालोगे। b1 जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन के पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो 7 -6 1 7 -6 और 1। और b2 क्या है, सेकंड लाइन की पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो i -2j प्लस। तो सबसे पहले तो क्या करोगे आप, जो आपको कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख के ना a1 a2 b1 b2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, बस उसके बाद धीरे धीरे फॉर्मूला क्या है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो पहले a2 - a1 फाइंड आउट कर लो। a2 है a1 है, कितना आ जाएगा, a2 -a1, इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 4i। i के कंपोनेंट में से i का कंपोनेंट माइनस करोगे, j के कंपोनेंट में से j का कंपोनेंट, k के कंपोनेंट में से k का कंपोनेंट। a2 - a1 आ गया। b1 क्रॉस b2, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। ये वेक्टर के अंदर आपने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट अच्छी प्रकार से पढ़ रखी है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आप इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करोगे। b1 पहले b1 के कंपोनेंट 7 -6 1, b2 के कंपोनेंट 1 -2 1। सिंप्लीफाई करें इसको, माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4i 1 माइनस के 6j माइनस के तो 14 प्लस के 6 -14 प्लस 6 माइनस के 8। ये आ गया b1 क्रॉस b2। तो सब चीज का पता लग गया, a2 - a1 का पता है, b1 क्रॉस b2। अब इनकी डॉट प्रोडक्ट करो। सारा खेल डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का है, एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। तो करो इनकी, ये है a2 - a1, ये है b1 क्रॉस b2, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करनी है। डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे, i के कंपोनेंट के साथ i के कंपोनेंट की प्रोडक्ट, j के कंपोनेंट के साथ j के कंपोनेंट की प्रोडक्ट, और k के कंपोनेंट के साथ k के कंपोनेंट की प्रोडक्ट। तो कितना आ गया, माइनस के 16 -36 और -64। तो कितना आ गया, -116। ये आ गया आपके पास a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2। इसका पता लग गया। अच्छा, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड और फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर। जब इसको सोल्व करोगे 16 36 64 √116 आ जाएगा। सारी वैल्यूज हैं। फॉर्मूला लिखो एक बार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फॉर्मूला जरूर लिखना आपने, क्योंकि 1 से 2 नंबर तो प्योरली फॉर्मूले के ही मिल जाएंगे आपको इस क्वेश्चन में। एक बार फॉर्मूला लिखोगे, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 मैग्नीट्यूड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो ये कितना आ गया, माइनस के 116 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 116
मॉडुलस क्या करेगा, इस माइनस को प्लस बना देगा। फॉर्मूले में मॉडुलस का काम यही है बस, कि अगर कहीं से ये चीज माइनस आएगी तो मॉडुलस इसको प्लस बना देगा। क्यों? क्योंकि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव। तो ये इसको पॉजिटिव बना देगा। इसको लिख को √116 का स्क्वायर। आगे तो मर्जी आपकी, सिंप्लीफिकेशन करनी है तो कर दियो, पावर से कैंसिल आ जाएगा। √116 लिख दो, ये भी आंसर ठीक है। या चाहो तो थोड़े से फैक्टर बना इसको आप, इसके 2 बार आ जाएगा, 2√29। ये आ गया आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये है आपके पास 3D का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, इस क्वेश्चन ने आपके 3 चैप्टर कवर कर दिए। एक तो वेक्टर वाला, क्योंकि आपने क्रॉस प्रोडक्ट यूज कर लिया, आपने डॉट प्रोडक्ट यूज कर ली। वेक्टर के अंदर यही तो चीज है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। एक चैप्टर वो कवर कर दिया। साथ में इसने देखो जो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट वाला सेक्शन है वो भी कवर कर दिया, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है, डिटर्मिनेंट भी निकालना सीख गए आप। और तीसरा 3D यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को यूज कर लिया। तो एक ही क्वेश्चन ने 3 चैप्टर को कवर कर दिया, इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बार बार एग्जाम में पूछा जावे। तो आपने इसको बिल्कुल अच्छे प्रकार से तैयार करना है। कर लो क्वेश्चन, ये है आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। या तो आपको कार्टेशियन फॉर्म देगा या फिर वेक्टर फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म दे रखी है फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो सीधा a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकालो और फॉर्मूला में पुट कर दो। लेकिन अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है तो पहले आप क्या करोगे, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे और उसके बाद फिर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है। देखो 3D का एक और काफी शानदार क्वेश्चन। देखो, अगर एग्जाम में आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं मिला तो दूसरा क्वेश्चन यही मिलेगा बस आपको। वैसे 99% चांसेस है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ही मिलेगा, लेकिन अगर बाय द वे कभी कभार वो क्वेश्चन मिस अगर उसने कर दिया तो सब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, आपने एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है और इन दोनों लाइंस के क्या है, वो परपेंडिकुलर है। ऐसी लाइन की इक्वेशन लिखनी है। लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए 2 चीज चाहिए आपने। एक तो आपको पासिंग पॉइंट जो कि दे रखा है, दूसरा पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अब वो कैसे फाइंड आउट करोगे, उनको करने से पहले एक और छोटा सा वेक्टर का एक रिजल्ट आपने पढ़ रखा है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी किसके इक्वल है, क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये आपने क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, एक वेक्टर। और एन कैप क्या है, एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको आप यूज करोगे इस क्वेश्चन में। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगी, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगी वो एक वेक्टर मिलेगी। और वेक्टर का आपको पता है, वेक्टर में 2 चीजें, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड तो ये है और डायरेक्शन क्या है, एन कैप। यानी कि डायरेक्शन क्या होगी, जो कि ए और बी जो दोनों गिवन वेक्टर है उन दोनों के क्या मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर। तो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों वेक्टर्स के क्या मिलेगी आपको, परपेंडिकुलर। बस इसी कंसेप्ट को आपने इस क्वेश्चन में यूज करना है। क्यों? क्योंकि जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है वो इन दोनों लाइंस के क्या है आपके पास, परपेंडिकुलर। ठीक है। तो अब ये 2 गिवन लाइंस है आपके पास जिनकी आपको क्या दे रखी है, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म है, पहले आप क्या करोगे, इसको उसके साथ कंपेयर करो और इसके पैरेलल वेक्टर, फर्स्ट लाइन के पैरेलल वेक्टर कितना आ गया, b1 वेक्टर कितना होगा आपके पास, 3i माइनस 16j प्लस 7k। b2 जो सेकंड लाइन है उसके पैरेलल वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, 3i प्लस 8j माइनस 5k। आपने कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म दोनों का यूज करके ना आपने b1 b2 दोनों जो लाइन है उसके पैरेलल वेक्टर फाइंड आउट करनी है। b1 है फर्स्ट लाइन के पैरेलल वेक्टर, b2 है सेकंड लाइन के पैरेलल वेक्टर। अब क्या करोगे आप, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे, b1 क्रॉस b2। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के तरीके आपने पढ़ रखे हैं। डिटर्मिनेंट का भी यूज कर सको या फिर आप ये फॉर्म भी यूज कर सको। अगर कंपोनेंट दे के तो डिटर्मिनेंट फॉर्म को ही यूज करोगे क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। कितना जाएगा, 3 माइनस 16 7 3 8 माइनस 5। इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया, 80 माइनस 56 आई कैप
21 प्लस 15 जे कैप 24 प्लस 48 ए कैप। ये आ जाएगा, देख लो कितना आ गया आपके पास, 24i प्लस 36 जे प्लस 72 ए कैप। ये आ गया आपके पास B1 क्रॉस B2। और अभी मैंने आपको बताया था क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्रॉस प्रोडक्ट क्या मिलेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। यानी कि जो ये वेक्टर आया है, ये वेक्टर B1 और B2 दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। और जो आपकी लाइन है वो भी तो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब आपकी लाइन और जो ये वेक्टर है दोनों एक दूसरे के क्या हो गया आपके पास है, पैरेलल वेक्टर। तो ये जो होगा पैरेलल वेक्टर, ये पासिंग पॉइंट, सो रिक्वायर्ड लाइन इज, सो रिक्वायर्ड लाइन इज, लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म लिखना है या वेक्टर फॉर्म लिखनी है आपको, तो 2 पॉइंट चाहिए आपने, एक तो पासिंग पॉइंट जो कि आपको दे रखा है और एक पैरेलल वेक्टर। और जो ये जो चीज आई है ये आपके यहाँ पैरेलल वेक्टर है। क्यों, क्योंकि B1 क्रॉस B2 क्या है, एक ऐसा वेक्टर है जो B1 के भी परपेंडिकुलर है, B2 के भी, दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर। तो आपके पास अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखना चाहो, x माइनस x1 पासिंग पॉइंट क्या है 1, y माइनस y2 और z माइनस माइनस प्लस z1 बाय A1 B1 C1, A1 B1 C1 क्या है, पैरेलल लाइन के डायरेक्शन देखो। और जो ये है B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 जो रिक्वायर्ड लाइन है उसके क्या है, पैरेलल वेक्टर है। क्यों, क्योंकि B1 क्रॉस B2 क्या है, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर, और आपकी लाइन भी इन दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर। इस चीज का आपने विशेष याद रखना है। तो ये आ गया आपके पास 24 36 72, ये आ गया आपके पास लाइन की कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन भी कर सको, इसको 12 से कैंसिल भी कर सको सभी को। आप एक काम करो, 12 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन है सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी को 12 से मल्टीप्लाई कर दियो, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया आपके पास कार्टेशियन फॉर्म। अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी है लाइन की, वेक्टर फॉर्म क्या मिलेगी आपको पता है, R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए है पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट क्या दे रखा है 1 2 माइनस 4, 1 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम बी क्या, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर कितना है 2 3 6। तो वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो वेक्टर फॉर्म भी लिख सको आप, कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है तो कार्टेशियन फॉर्म भी लिख सको। बस दो ही चीजों पर कुछ करना है, पासिंग पॉइंट, पैरेलल वेक्टर। पासिंग पॉइंट दे रखा है, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर कैसे निकालोगे, इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, दोनों लाइंस की क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब आपने एक ऐसी लाइन चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर है, और जब भी कभी आपने ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, n cap is a unit vector perpendicular to both a and b, दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। इस क्वेश्चन में आपने B1 और B2 दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना था, दोनों के परपेंडिकुलर, तो आपने B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट कर दिया। ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जो दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर, और आपकी लाइन भी दोनों लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब पैरेलल वेक्टर मिल गया आपको, पासिंग पॉइंट मिल गया, तो आप लिख लो। ठीक है, तो काफी शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम के लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहां से भी आपका सब्जेक्टिव का मेन क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। आपको क्या मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा जिसको आपने या तो मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज, कुछ कंडीशन आपको दे रखी है। यहाँ पे भी देखो फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू 4x प्लस वाई, और कंडीशन आपको दे रखी है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो कंडीशंस दे रखी है उनका यूज करके एक ग्राफ बनाओगे। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्राफ की कॉर्नर फाइंड आउट करनी है। जिस कॉर्नर के ऊपर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो उसको मैक्सिमाइज कर देगा, और जिसके ऊपर मिनिमम वैल्यू है वो उसको क्या कर देगा, मिनिमाइज। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपका रीजन यानी कि जो कॉमन रीजन आया है, ग्राफ आया है, वो क्या बनना चाहिए आपका, बाउंडेड। अगर ग्राफ बाउंडेड नहीं है फिर आपने थोड़ी सी मेहनत आपने एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर बाउंडेड है फिर तो कोई दिक्कत है ही। तो आप दोनों
क्वेश्चन डिस्कस करोगे, एक क्वेश्चन बाउंडेड रीजन से रिलेटेड और एक अनबाउंडेड रीजन से रिलेटेड। तो पहले आप देखो, ये क्वेश्चन है आपके पास, z की वैल्यू कितनी देर की है 4x प्लस वाई, कुछ कंडीशन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 और x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है आप कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी, कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी। इसका मतलब क्या है कि आपका जो फिजिबल रीजन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही मिलेगा आपको, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर कभी भी नहीं जाओगे आप इस चैप्टर के अंदर। तो जब भी आप एलपीपी का क्वेश्चन डिस्कस करो, हमेशा ये कंडीशन किसी न किसी फॉर्म में आपको जरूर मिलेंगी, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है। तो अब ग्राफ कैसे बनाओगे, इनइक्वेशन दे रखी है, ये आपने प्लस वन क्लास में देखा था कि इनइक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाओगे। सबसे पहले इनइक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे फिर इनइक्वेशन का। क्या लिखोगे, इक्वेशंस corresponding to given in equations are, जो इन इक्वेशन है उसके कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या मिलेगी आपको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और दूसरी मिलेगी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। तो जब भी इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है सबसे पहले इक्वेशन लिखोगे, अब बनाओगे टेबल। ये 10वीं क्लास का काम है। अब तो 10वीं क्लास में टेबल आपने बनाई थी, एक बनाओगे आप, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करते हो, y की वैल्यू 50, एक बार y की वैल्यू 0 पुट करते हो, x की वैल्यू 50। ऐसे ही यहाँ पे एक बार x की वैल्यू 0 पुट करते हो, y की वैल्यू 90 और एक बार y की वैल्यू 0 पुट करते हो, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। मिल गई टेबल। अब टेबल में देखो पॉइंट कैसे हैं, 0, 30, 50, 90। तो जब आप स्केलिंग करो, ग्राफ आपने बनाना है, तो जब भी आप स्केलिंग करोगे, वैसे तो 1 2 3 4 ऐसे स्केलिंग की है आपने, लेकिन यहाँ पे अगर 1 2 3 4 स्केलिंग करोगे तो 30 और 90 तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। तो स्केलिंग के लिए आप क्या करोगे, 10-10 के इंटरवल बना दो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक की जरूरत है। उसके बाद ऐसे ही 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 अप टू सो ऑन। टेबल में 90 तक की जरूरत है। अब टेबल के जो पॉइंट उनको रिप्रेजेंट करो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, x एक्सिस पे 0 यूनिट, y एक्सिस पे 50, तो ये पॉइंट मिलेगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, इसका नाम रखते हैं a पॉइंट। x एक्सिस पे 50 यूनिट, y पे 0, ये पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 50, y पे 0, इसका नाम भी रख दो। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे। अब जब ज्वाइन करो तो विशेष ध्यान रखना है, इन इक्वेशन देखो, ये इन इक्वेशन कैसी है, इक्वलिटी लग रही है आपके पास, यानी कि स्लैक इन इक्वेशन है। यहाँ पे अगर इक्वलिटी लग रही है तो डार्क लाइन का यूज करोगे, अगर यहाँ पे स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन है यानी कि इक्वलिटी नहीं लग रही तो आपने डॉटेड लाइन का यूज करना है। तो क्योंकि आपके पास स्लैक इन इक्वेशन है तो आप डार्क लाइन का यूज करोगे, दोनों को ज्वाइन कर दियो। स्केल का यूज करना है ज्वाइन करने में, क्योंकि लाइन है, लाइन के लिए आप क्या करोगे, स्केल का यूज करोगे, दोनों को आपने ज्वाइन करना है डार्क लाइन के साथ। अभी ये लाइन का ग्राफ आया है, किस लाइन का, x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अभी तक एक इसका ग्राफ आया है आपके पास लाइन का। अब अगर आपने इन इक्वेशन का ग्राफ बनाना है तो आप एक काम करोगे, जो ये लाइन है पूरे प्लेन के दो टुकड़े कर देंगे, एक इस प्लेन से ऊपर और एक इस प्लेन से नीचे। तो हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी इन इक्वेशन है, इन इक्वेशन के हमेशा आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही मिलेंगे। अब आपके सॉल्यूशन या तो लाइन से ऊपर मिलेंगे या लाइन से नीचे। अब ये कैसे पता करोगे कि इस इन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है आपके लाइन से ऊपर है या नीचे। कोई भी एक ऐसा पॉइंट जिसकी लोकेशन आपको पता है उसको पुट करके देखो इस इन इक्वेशन में, अगर वो पॉइंट सेटिस्फाई कर गया फिर उस रीजन वाला आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, पॉइंट की लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट लाइन से ऊपर है या नीचे। लाइन के ऊपर वाला पॉइंट आपने नहीं लेना। अब जैसे ओरिजिन सबसे आसान हो है, अब आपको पता है कि जो ओरिजिन है वो इस लाइन से नीचे है, ओरिजिन क्या है, इस लाइन से नीचे, तो आप इसमें पुट करो ओरिजिन, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0,
0 प्लस 0 क्या गया 0, क्या 0 50 से लेस है? बिल्कुल है। इसका मतलब ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर गया। ओरिजिन कहाँ पे? इस लाइन से नीचे, तो आपके सॉल्यूशन क्या होंगे? इस लाइन से नीचे। अभी पूरा डार्क नहीं करना आपने, पहले बस थोड़ा सा एक आइडिया लगा ले भाई इस लाइन से नीचे रहना है। पेंसिल के साथ थोड़ा सा आप इसको हाईलाइट कर लियो थोड़ा सा, बस भाई ये पता लग जाए आपको कि इस लाइन से नीचे रहना है। अब दूसरी इक्वेशन को देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 90, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 90, इसका नाम C रख दो। x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0, 30 0, इसका नाम रख दो D। अगेन स्लैक इन इक्वेशन है तो डार्क लाइन का यूज करोगे, दोनों को ज्वाइन कर दियो। जैसे ही दोनों को ज्वाइन करोगे ये आ जाएगा आपके पास। ये किस लाइन का ग्राफ आया है? 3x प्लस y इज इक्वल टू 90। अगेन इसमें भी जैसे ही ओरिजिन पुट करोगे 0 0 सेटिस्फाई कर जाएगा। तो दोनों लाइनों से नीचे रहना है, दोनों लाइनों से नीचे। तो आपका फिजिबल रीजन क्या होगा? ये आ गया। ये वो रीजन है जो दोनों लाइनों से नीचे है, साथ में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर आपने नहीं जाना। तो ये तो आ गया आपका फिजिबल रीजन। अब आपका फिजिबल रीजन है बाउंडेड। अगर बाउंडेड है फिर तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन जाएगा। आप इसकी कॉर्नर फाइंड आउट कर लो। 4 कॉर्नर है, 1 2 3, 3 का तो पता है, बस ये कॉर्नर और फाइंड आउट करनी। ये क्या है? पॉइंट P। पॉइंट P क्या है? इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, वहां से x y की वैल्यू निकालो तो P के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 50 माइनस x, इसमें पुट कर दो, क्योंकि आपने 10वीं क्लास में काफी मेथड पढ़ रखे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लिया। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 40, x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 20 यहाँ पे पुट कर दिया, y की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30। अगर आपने ग्राफ अच्छे ढंग से बना रखा तो ग्राफ से भी देख सको आप वैल्यूज, ठीक है? ग्राफ से दिख जाए अच्छी बात है, नहीं तो आप इनको इक्वेशंस को सोल्व करके भी निकाल सको। अब 4 कॉर्नर है, चारों के कोऑर्डिनेट आगे। आपने z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू निकालो चारों पॉइंट्स के ऊपर। एक तो 0 0 है, आपको पता है z किसके इक्वल है? z फंक्शन है आपके पास 4x प्लस y। अब z की वैल्यू निकालोगे 0 0 पे, x की वैल्यू भी 0 पुट कर दियो, y की वैल्यू भी 0, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 0। फिर क्या पुट करोगे? 30 0, x की जगह 30 पुट कर दियो, y की जगह 0, z की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 120। उसके बाद z की वैल्यू आप पुट करोगे कोऑर्डिनेट 0 और 50। थर्ड जो कॉर्नर है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 50, तो ये कितना आ गया आपके पास? 50। और जो फोर्थ पॉइंट है, x की वैल्यू तो 20, y की वैल्यू 30, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30, तो कितना आ गया? 80। अब देखो जैसे ही आपने चारों कॉर्नर को z के अंदर पुट किया, ये z की 4 डिफरेंट वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है? मैक्सिमाइज। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 120, तो z मैक्स का मतलब है z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 120। मोस्टली क्वेश्चन में तो मैक्सिमम वैल्यू ही पूछेगा आपसे, तो आपने बता दिया 120। लेकिन कई बार ये भी पूछ ले कि मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट के ऊपर है, तो पॉइंट का भी पता आपको 120 किस पॉइंट के ऊपर है? x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0। कहां पे है मैक्सिमम वैल्यू? x की वैल्यू तो 30 और y की वैल्यू 0। पॉइंट भी पूछ का आपका है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू भी आपसे पूछ कर। तो ये था बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। उसके बाद देखो, अगर आपके पास अनबाउंडेड रीजन है, बाउंडेड का तो देखो काफी सिंपल क्वेश्चन बन गया, लेकिन अगर आपके पास अनबाउंडेड रीजन है तब आप क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे? तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे आपके पास क्या है? एक फंक्शन है, उसको आपने वही है या तो मिनिमाइज करोगे या मैक्सिमाइज। आपने अब की बार क्या करना है? मिनिमाइज करना है। कंडीशंस दे रखी है तो प्रोसेस तो बिल्कुल सेम रहेगी। सबसे पहले लिखोगे इक्वेशंस कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन इन इक्वेशंस, यहां तक तो बिल्कुल सेम रहेगा। इक्वेशन लिखो 4x प्लस y इज इक्वल टू 20, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब बना दो टेबल, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या आ गई? 5। यहाँ पे भी टेबल बनाओ सबसे पहले।
x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास है 50। टेबल बना दिया तो बिल्कुल सेम है, आपने अभी भी क्वेश्चन किया था। फिर क्या करोगे, टेबल के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, स्केलिंग करोगे, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप स्केलिंग 5 के साथ कर दो, 5 10 15 20 ऐसे ही। ये हो गया 5 10 15 20, वैसे 20 तक आपका काम चल जाएगा। फिर अगेन 5 10 15 20 आपका काम चल जाएगा। अब फर्स्ट जो टेबल है उसको यूज करो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, ये पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 20, इसका नाम ए पॉइंट रख दो। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, इसका नाम पॉइंट रख दियो b। दोनों को ज्वाइन कर दियो, क्योंकि स्लैक इन इक्वेशन है तो डार्क लाइन का यूज करोगे। ये आ जाएगी आपके पास ग्राफ। किस लाइन का ग्राफ आया है, ये लाइन का है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अगेन ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, इसमें 0 0 पुट करो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 0। क्या 0 20 से बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब ओरिजिन इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओरिजिन कहाँ पे, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे सॉल्यूशन नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे, इस लाइन से ऊपर। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखो, इसके कोरस्पॉन्डिंग टेबल बनेगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, एक पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, इसका नाम रख दिया सी पॉइंट। x की वैल्यू 15, y की वैल्यू 0, इसका नाम रख दिया डी पॉइंट। अगेन स्लैक इन इक्वेशन है तो डार्क लाइन का यूज करोगे, दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है। जैसे ही दोनों को ज्वाइन करोगे आप, तो ये आ जाएगा, किस लाइन का ग्राफ आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ये दूसरी लाइन का ग्राफ आ गया। फिर अगेन लाइन आपने चेक करना, लाइन से ऊपर जाओगे या नीचे, इसमें भी 0 0 पुट करोगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, क्या 0 30 से लेस है, बिल्कुल भी नहीं है, तो दोनों लाइनें से ऊपर रहना है। x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने पहले बोला था हर एक क्वेश्चन में कंडीशन ऑफ नॉन नेगेटिविटी, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके लिए अलग से कोई भी आपने टेबल या ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों लाइनें से ऊपर, तो फिजिबल रीजन देखो अब की बार कैसा दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको फिजिबल रीजन। अब ये मिलेगा फिजिबल रीजन, ये आ गया आपका फिजिबल रीजन। ये आ जाएगा आपके पास फिजिबल रीजन, ऊपर रहना आपने, ये आ गया फिजिबल रीजन। अब फिजिबल रीजन फाइंड आउट करने के बाद आप क्या करोगे, कॉर्नर फाइंड आउट करोगे। इसकी कॉर्नर क्या है, तो ये है कॉर्नर, इसका नाम कुछ भी रख लियो, पी पॉइंट है। एक है इसकी कॉर्नर ये पॉइंट, डी पॉइंट यानी कि 15 0, और एक इसकी कॉर्नर ये है ए पॉइंट 0 20। तीन कॉर्नर है, तीन में से दो कॉर्नर का तो आपको पता है, ए की वैल्यू कितनी है 0 20, एक डी का पता है 15 0, दो कॉर्नर का आपको पता है। थर्ड कॉर्नर आपने फाइंड आउट करनी पड़ेगी। थर्ड कॉर्नर कैसे फाइंड आउट करोगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो। यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस 4x, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दियो, या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लियो, या आपकी मर्जी है आप ग्राफ से भी सोल्व कर सको। तो कितना आ जाएगा ये 2x माइनस के 12 यानी कि माइनस के 10x प्लस 60 30, तो माइनस 10x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 30, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू आओगी 3, x की वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर दियो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइनस 20 माइनस 12 यानी कि 8। तो x की वैल्यू तो आओगी 3, y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे। तो तीन को पॉइंट आ गए, z की वैल्यू कितनी, एक तो कॉर्नर आ गया आपके पास, चलो कोऑर्डिनेट ऑफ P लिख दो एक बार, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इसको यूज करोगे, कितने आ गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8। तो P के कोऑर्डिनेट मिल गए, A के है आपके पास, D के भी कोऑर्डिनेट है। अब Z की वैल्यू निकालोगे तीनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, 3 8, Z की वैल्यू ये है, x की जगह कितना पुट करोगे आप, सॉरी एक मिनट, इसमें Z की वैल्यू
आप थोड़ी z की वैल्यू देखो, ये नहीं है, z की वैल्यू आपने चेंज करनी है, पुराने फंक्शन वाली आ गई। 18x + 10y है, z की वैल्यू कितनी है 18x + 10y, ठीक है। तो पुरानी वैल्यू रहेगी, इसको चेंज कर लियो आप, इसमें पुट कर दो 18x की जगह 3, 10 y की जगह 1, तो कितना आ गया 54 + 80 134। फिर z की वैल्यू दूसरा जो कॉर्नर है 0 20, x की वैल्यू 0 इंटू समथिंग 0 और y की वैल्यू 20, ये कितना आ गया 200। और z की वैल्यू जो थर्ड जो कोऑर्डिनेट है 15 0, डी के कोऑर्डिनेट क्या है 15 0, तो कितना आ जाएगा 18 इंटू 15 0 इंटू समथिंग 0, इसकी प्रोडक्ट कर दियो 90। तो अब देखो z फंक्शन की आपके पास तीन वैल्यूज आ गई, z की वैल्यू कितनी है 134, z की वैल्यू कितनी आएगी 200, z की वैल्यू 270। अब कभी भी अगर आपका अनबाउंडेड रीजन है, कभी भी आपका अनबाउंडेड रीजन है, अगर उसको मैक्सिमाइज करवाना है, देखो कभी भी अगर मैक्सिमाइज करवाना, तो मैं पहले बता दूं उसका नो सॉल्यूशन आएगा। अनबाउंडेड रीजन है, फंक्शन को मैक्सिमाइज करवाना है तो हमेशा क्या होगा नो सॉल्यूशन, उसके लिए आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अनबाउंडेड रीजन है, मिनिमाइज करवाना है, तो उस केस में उसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो उसका है, नो सॉल्यूशन भी हो उसका है। अभी आप ये नहीं बोलोगे कि इसका आंसर 134 है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 134 है, लेकिन अभी नहीं बोल सकोगे अनबाउंडेड में। अगर ये रीजन बाउंडेड है आपके पास फिर तो आंसर ये था। अब अगर अनबाउंडेड रीजन है तो एक एक्स्ट्रा इनइक्वेशन और बनानी पड़ेगी आपने, ठीक है। तो आप अगर अनबाउंडेड रीजन है तभी करोगे। अब एक एक्स्ट्रा इनइक्वेशन ड्राइव करोगे, ड्रा, ये अनबाउंडेड रीजन के केस में ही है, ड्रा z इज स्ट्रिक्टली लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो z फंक्शन कितना दे रखा आपको, z की जगह पुट कर दो 18x + 10y स्ट्रिक्टली लेस देन मिनिमम वैल्यू ऑफ z, z की मिनिमम वैल्यू कितनी है 134। तो अगर अनबाउंडेड रीजन है तो एक्स्ट्रा इनइक्वेशन एक और आपने डेराइव करनी पड़ेगी। अब इसका ग्राफ ऐसे ही बना दो, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन कोरस्पोंडिंग टू गिवन इन इक्वेशन इज क्या आ जाएगी 18x + 10y = 134। तो क्या करोगे, वही है, टेबल बना दो। एक एक्स्ट्रा मेहनत और करनी पड़ेगी थोड़ी सी, x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13.4, और जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू देख लियो 134, x की वैल्यू कितनी आओगी 134/18, चाहो तो डिवाइड कर दे इसको, 9 कितने आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली देख लियो आप, 7.4 के आसपास आ जाएगी, 7.4 या 7.5 चेक कर लियो आप लगभग, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 67/9, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाओ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 13.4। अब देखो ये 5 10 ये 15, 13.4 यहां से मिलेगा आपको लगभग, अप्रोक्सीमेटली लगा लिया कि ये पॉइंट मिलेगा, ठीक है 13.4। फिर 67/9 x की वैल्यू 7.4, ये 5 ये 10, 7.4 यहां से मिलेगा आपको 7.4, अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट आ जाएगा, एक ये पॉइंट आ गया, एक ये आ गया। दोनों पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है लाइन के स्केल के साथ। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला था इक्वेशन कैसी है, स्ट्रिक्ट है, तो अब की बार डॉटेड लाइन का यूज करोगे, डॉटेड लाइन का यूज करके दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दियो। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो लाइन की इक्वेशन कुछ ऐसे दिखाई देगी, डॉटेड लाइन का यूज करोगे अब की बार, क्योंकि आपके पास क्या था, स्ट्रिक्ट इक्वेशन थी आपके पास। तो ये किस लाइन का ग्राफ आया है, ये आया है 18x + 10y = 134। इन इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करना है, फिर वही काम करोगे। ये है आपके पास लाइन का ग्राफ,
आप क्या करोगे, ये लाइन पूरे प्लेन के दो टुकड़े कर देगी, इससे ऊपर या नीचे। अब इसमें ओरिजिनल पुट करके देखो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, क्या 0 134 से लेस है, बिल्कुल है। तो इस लाइन से, डॉटेड लाइन से नीचे रहना है। तो आपका फिजिबल रीजन क्या है, डॉटेड लाइन से ऊपर है, लेकिन एक्स्ट्रा इन इक्वेशन क्या है, डॉटेड लाइन से नीचे। तो अब अगर फिजिबल रीजन और एक्स्ट्रा इन इक्वेशन में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, तब तो z की मिनिमम वैल्यू कितने मिलेगी आपको, 134। लेकिन अगर आपके पास फिजिबल रीजन में और एक्स्ट्रा इन इक्वेशन में अगर एक भी पॉइंट अगर कॉमन आ गया, तो आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा इन इक्वेशन में और फिजिबल रीजन में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी लेकिन z की, लेकिन अगर कुछ भी कॉमन आ गया तो आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। तो क्या करोगे आप, सिंस z strictly less than minimum value 134 and feasible reason मतलब जो कॉमन रीजन जो आपने निकाला था पहले, since z is strictly less than 134 and feasible reason have no common points, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो z की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 134। कहां, एट x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 8। तो बस ये है, अनबाउंडेड रीजन के केस में आपने क्या करना है, एक एक्स्ट्रा इन इक्वेशन ड्रा करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा इन इक्वेशन में और फिजिबल रीजन में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर तो आपकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी 134 या जो भी है, ठीक है। ऐसे ही अगर कभी मैक्सिमाइज करवाना है और फिजिबल रीजन है, तो मैक्सिमाइज के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं वैसे, लेकिन हमेशा ध्यान रखियो कि कभी भी अनबाउंडेड रीजन कभी भी आपका मैक्सिमाइज नहीं होगा, उसमें नो सॉल्यूशन ही आएगा। चेक करना चाहो तो आप ऐसे चेक कर सको कि कभी भी अगर आपने फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, और इसी में भी चेक कर सको फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, अनबाउंडेड रीजन है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इक्वेशन ड्रा करनी पड़ेगी। ड्रा z इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। इस क्वेश्चन में क्या बन जाएगा, z इज एक्स्ट्रा इक्वेशन बनेगी 18x प्लस 10y इज ग्रेटर देन, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसमें, 270। तो अगर आप इसी क्वेश्चन को मैक्सिमाइज करवाओगे, तो आपने एक एक्स्ट्रा इक्वेशन मैक्सिमाइज में ग्रेटर देन, मिनिमाइज में लेस देन, एक्स्ट्रा इक्वेशन ये ड्रा करनी पड़ेगी। जब इसका ग्राफ आप बनाओगे, इसके ग्राफ के अंदर और फिजिबल रीजन में काफी सारे पॉइंट आपको कॉमन मिलेंगे। वैसे तो एक से भी काम चल जाएगा, और अगर फिजिबल रीजन में और एक्स्ट्रा इन इक्वेशन में अगर कुछ भी कॉमन आ गया तो नो सॉल्यूशन, अगर कुछ भी कॉमन नहीं आया फिर वही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो ये था आपके पास अनबाउंडेड रीजन। उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। आपको गिवन क्या है, 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड कितनी है, 2/5। तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड किसके इक्वल है, 2/5। फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, ए व्हेन बी हैज अकर्ड का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कितनी है, 2/5। तो यहाँ से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 2/5 बी की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको, देखो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 5/13, ये कितनी आ गई, 2/13। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, बी की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से ए की ओर निकाल दो, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल है, 5/13। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी आ गई, 5/26। बी की प्रोबेबिलिटी यहीं से निकाल लो, पता ही है आपको, 5/13। अब ए की प्रोबेबिलिटी है, बी की है, इंटरसेक्शन की है, यूनियन की निकालनी है। +1 क्लास में पढ़ा था आपने फॉर्मूला, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सारी चीजें हैं, बिल्कुल आसान कैलकुलेशन है। ये आ गया 5/26
बी की कितनी है 5/13, इंटरसेक्शन ए कितनी आई है आपके पास 2/13। बस सिंप्लीफाई कर लियो, 26 एलसीएम आ जाएगा, 5 + 10 -4 11/26 आ जाएगी। काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बस एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, साथ में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कर लोगे, काफी आसान क्वेश्चन था। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, काफी अच्छा क्वेश्चन है। गिवन दैट, आपको क्या दे रखा है, टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाई आर डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ टू नंबर ऑन द डाई इज 4। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपको एक इवेंट दे रखी है, एक इवेंट फाइंड आउट करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो आपने क्या करना है, जो इवेंट फाइंड आउट करना है उसका नाम ए रख दियो, और जो चीज गिवन है उसका नाम क्या रखोगे, बी। अब फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ नंबर ऑन डाई इज 4। तो सिंप्लीफाई जब करो क्या करोगे, ए इवेंट का नाम रख दो सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स ऑन डाई इज 4। बी, जो चीज गिवन है, गिवन क्या है, टू नंबर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाई आर डिफरेंट, नंबर्स ऑन टू डाई आर डिफरेंट। तो जो चीज फाइंड आउट करें उसका नाम ए रख दोगे इवेंट, जो चीज गिवन है उसका नाम क्या रख दोगे, बी। अब पेयर ऑफ डाई फेंक रहे हो, टोटल आउटकम कितने आओगे 36। चाहो तो सैंपल स्पेस बना लो, उसमें चीजें आपको क्लियरली दिखाई दे जाएंगी। कैसे दिखाई देगा, 1 1 36 एलिमेंट, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे ही 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 36 बनाने बिल्कुल आसान है। चाहो तो आप सारे बना दो, या अगर आपने लिमिटेड लिखने हैं तो कम लिख के ना भी आप इसको जनरलाइज कर सको चीजों को, लेकिन एक बार आप सारे लिख दिया ताकि चीजें आपको इजीली दिखाई दे जाए। जब भी हम जो भी चीजें लिखेंगे वो आपको क्लियरली दिखाई देनी चाहिए, इसलिए सारे आउटकम लिख लो एक बार। 5 1, तो ये आपके पास टोटल 36 आउटकम्स मिलेंगे आपको। काफी इंपॉर्टेंट है सैंपल स्पेस पेयर ऑफ डाई के लिए। लास्ट रो आपकी आओगी 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये आ गया सैंपल स्पेस। अब ए है सम ऑफ नंबर ऑन द डाई इज 4, वो आपने पेयर लिखने जिनका जोड़ कितना है 4, इनका जोड़ होगा 2, इनका 3, इस डायगोनल एंट्रीज का जोड़ कितना होगा 4। तो फेवरेबल आउटकम 3 1 2 2 1 3, ये आ गया ए इवेंट में। अब बी इवेंट का मतलब है नंबर ऑन द डाई आर डिफरेंट। अब देखो ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल पे एलिमेंट की एंट्रीज क्या है, सेम 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। बी क्या है, नंबर ऑन द डाई आर डिफरेंट, मतलब इनको छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम थे 36। 36 में तो से 6 को छोड़ दो, कितने बच गए 30, इससे 15 इससे ऊपर 15 इससे नीचे, तो 30 आउटकम्स आएंगे, 15 ये 15 ये। बी के अंदर सारे लिखे नहीं जाओगे आप, वैसे ध्यान रखियो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने आ गए आपके पास 30। लिखना चाहो तो लिख भी इसको यहाँ पे, ए का पता लग गया, बी का पता लग गया। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में कॉमन, कॉमन का मतलब क्या है कि सम तो आना चाहिए 4 और नंबर क्या होने चाहिए डिफरेंट। अब इस ये छोड़ दियो, इससे ऊपर और नीचे वो एलिमेंट उठाने जिनका जोड़ कितना है 4, एक तो 3 1 होगा या 1 3, यहां से भी देख सो, एक है वो एलिमेंट जिसमें दोनों नंबर्स क्या है डिफरेंट, इंटरसेक्शन में होगा 3 1 और 1 3, ये पेयर नहीं उठाना आपने क्योंकि तो सेम हो गया। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जोड़ आना चाहिए 4, नंबर होने चाहिए डिफरेंट, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, फॉर्मूला आपने पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है 2, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल है 2, टोटल है 36, ये तो आ गई ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
बी में कितने एलिमेंट है 30, फेवरेबल 30, टोटल 36। जब सिंप्लीफाई करोगे 36 से 36 कैंसल, आंसर कितना बच गया आपके पास 1/50। तो काफी आसान क्वेश्चन है, प्योरली आपके पास सैंपल स्पेस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद देखो आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक और आसान सा क्वेश्चन, क्या है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दे दी 3/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है p। आपने इस p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो पार्ट है इसके अंदर, फर्स्ट पार्ट में ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और सेकंड में क्या है इंडिपेंडेंट इवेंट। तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपको, सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा एम्प्टी, और एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई आपके पास 0। तो अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी है, यूनियन की है, ए की है, बी की आपने फाइंड आउट करना है। तो काफी आसान क्वेश्चन बन गया, फॉर्मूला यूज कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, काफी आसान फॉर्मूला है। किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/5, ए की कितनी है 1/2, बी की कितनी है p। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0। क्यों, क्योंकि ए और बी क्या थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सारा खेल दो वर्ड्स का है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट, बस। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थी, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0। यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू कितनी आओगी जब आप चीजों को अरेंज करोगे, 10 एलसीएम आ जाएगा, कितना आ गया आपके पास 6 - 5 यानी कि 1/10। ये तो था एक पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या है, ए और बी क्या है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी यूज करो। आप लिखो सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, और इंडिपेंडेंस के लिए क्या है आपके पास रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाएगी, इंडिपेंडेंट की प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सारा खेल है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालना। एक्सक्लूसिव के केस में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आओगी 0, इंडिपेंडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है आपको 1/2, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके पास। तो अब ये आगे इंटरसेक्शन के फॉर्मूला यूज कर लो अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सिंप्लीफिकेशन करने बिल्कुल आसान है, ए यूनियन बी की आगे 3/5, ये कितनी है 1/2, ये कितनी है p माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है p/2। p की वैल्यू निकालने, इसको सिंप्लीफाई करो जैसे अभी किया था आपने, ये कितना बचेगा p/2। जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया था आपके पास 1/10। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1/5। उसके बाद देखो आप बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आर्टिकल है बेस थ्योरम है। यहाँ से मेन क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके आने के काफी ज्यादा चांसेस है प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो क्या है आपके पास, सबसे पहले बेस थ्योरम का पता होना चाहिए। बेस थ्योरम के अंदर आपने रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी का आप यूज करोगे। तो क्या है थ्योरम आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई व्हेन ए हैज अकर्ड। अगर आपने ई आई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है व्हेन ए हैज अकर्ड, तो किसके इक्वल होगा ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई आई हैज अकर्ड by summation of j is equal to 1 to n probability of ej into probability of a when ej has occurred, जिसमें e1 e2 e3 या en ये क्या है, ये वो इवेंट है जो फर्स्ट पार्ट में अक्कर हुई, और ए क्या है सेकंड पार्ट में जो इवेंट अक्कर हुई है। अब ए तो अक्कर हुई, ई आई की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है रिवर्स, जो बाद में इवेंट अक्कर हुई, जो पहले इवेंट अक्कर हुई उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, इसलिए इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है आपके पास। तो देखो इसको यूज कैसे करोगे, तो दो क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे इसमें। एक्सरसाइज 13.3 में काफी सारे क्वेश्चन है अगर आप बेस थ्योरम की प्रैक्टिस करना चाहो तो, लेकिन एग्जाम के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और एक क्वेश्चन नंबर 12 जो आप यहाँ पे डिस्कस करोगे। तो 11th क्वेश्चन के अंदर क्या है आपके पास, 3 मशीन है जो कि कुछ आइटम को प्रोड्यूस करने लग रही है, ठीक है।
तो सबसे पहले 3 मशीन है वो कुछ आइटम को प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद क्या है जो आइटम उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं उसमें से कुछ आइटम डिफेक्टिव आने लग रहे हैं। ठीक है, अब जो आइटम आया है वो डिफेक्टिव तो है, अब आपने ये बताना है कि वो मशीन ए ने प्रोड्यूस किया है या मशीन बी ने प्रोड्यूस किया है या मशीन सी ने प्रोड्यूस किया है। ऐसे कुछ क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे क्या है, पहले आइटम प्रोड्यूस करेगी, फिर वो डिफेक्टिव आया है, डिफेक्टिव आ गया, अब आपने बताना है कि किस मशीन ने प्रोड्यूस किया है। तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी यानी कि बेस फॉर्म का आप यूज करोगे। तो इवन इवेंट मान लो, लेट even be the event that item is produced by machine A and E2 be the event that item is produced by machine B, E3 be the event that item is produced by machine C। 3 मशीन ऑपरेटर हैं ए बी सी। इवन इवेंट मान लिया फर्स्ट ने मशीन ने प्रोड्यूस किया था, E2 सेकंड और E3 थर्ड। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है आपको, जो फर्स्ट मशीन है वो 50%, कितना काम करा है 50%, फर्स्ट मशीन यानी कि मशीन ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितने है 50%। परसेंट को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 50/100। कैंसल ना करियो आप, ठीक है, सिमेट्री बनाकर रखनी है आप ना, बाद में कैलकुलेशन आसान होगी अगर सिमेट्री बनाकर रखोगे। हाँ, अगर कैंसिल करना चाहो तब भी सिमेट्री में ही आपने कैंसिल करना है। एक बार देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मशीन बी ने कितने प्रोड्यूस किए हैं 30% यानी कि 30/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 सी, मशीन ऑपरेटर ने कितने प्रोड्यूस किए हैं 20% यानी कि 20/100। अब चाहो तो आप एक एक जीरो सिमेट्री के अनुसार कैंसिल कर सको या रहने दो, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये तो आ गया पहला काम। उसके बाद आइटम जो प्रोड्यूस किए वो क्या आगे डिफेक्टिव आइटम आगे। तो जो यहाँ पे ए से भी रिप्रेजेंट कर सको या डी से भी रिप्रेजेंट कर सको डिफेक्टिव को, डिफेक्टिव की आपकी इच्छा है। तो ए इवेंट मान ली आइटम इज डिफेक्टिव, आइटम कैसा है आपके पास डिफेक्टिव। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, इवन का मतलब है मशीन ए अगर आइटम को प्रोड्यूस करिए उसमें डिफेक्टिव आने के चांसेस कितने हैं। ए के लिए आपको सारी चीजें दे रखी है स्टेटमेंट में। ए कितने आइटम डिफेक्टिव प्रोड्यूस करे है 1%, 1% का मतलब 1/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड, E2 का मतलब है ऑपरेटर बी कितने परसेंट डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करे, वो दे रखा है 5% यानी कि 5/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 हैज अकर्ड, E3 का मतलब है ऑपरेटर सी कितने परसेंट डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करे 7% यानी कि 7/100। अब क्वेश्चन क्या है कि डिफेक्टिव आइटम तो आ गया, डिफेक्टिव आइटम तो आ गया आपके पास। अब ये बताना है आपने वो किसने प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए। मशीन ए का मतलब है E1। डिफेक्टिव आइटम तो आया है, मशीन ए ने क्या किया है इसको प्रोड्यूस किया है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला यूज कर लो, आई की जगह कितना पुट करोगे इसमें 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड, नीचे समीशन है J इज इक्वल टू 1 to n, n का मतलब है 3 इवेंट्स हैं 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन EJ हैज अकर्ड। तो समीशन खोल दो, बिल्कुल आसान चीजें हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड, और नीचे जैसे ही समीशन खोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए when E2 has occurred plus probability of E3 into probability of A when E3 has occurred। बस सारी चीजें यूज कर लो, सारी वैल्यूज हैं आपके पास। A when E1 has occurred 50/100 into 1/100, डिनोमिनेटर में देखो 50/100 into 1/100 प्लस 30/100 into 5/100 और प्लस 20/100 into 7/100।
जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे, डिनोमिनेटर देखो हर जगह सेम है, 100 हर जगह सेम है, तो सेम है तो डिनोमिनेटर सभी से जगह से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कितना बच गया 50 और नीचे कितना बच गया 50 प्लस ये देख लियो 150 प्लस 140, देखो कितना बच गया 50/200 340 आ गया आपके पास। सिंप्लीफाई कर लियो 5/34 आ जाएगा। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है, बेस थ्योरम याद होनी चाहिए। और जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे कैंसिल ना करियो, क्योंकि अगर यहाँ पे सिमेट्री बना के रखोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो ये था बेस थ्योरम के ऊपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक और काफी शानदार क्वेश्चन है बेस थ्योरम से रिलेटेड। आपके पास क्या है 52 कार्ड्स हैं, उसमें से एक कार्ड मिस हो गया, ठीक है। जो रिमेनिंग कार्ड बच गए, कितने कार्ड बच गए आपके पास 51। तो जो रिमेनिंग कार्ड है 51 कार्ड में से दो कार्ड निकालने हैं और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए डायमंड। तो आप ये बताओ जो शुरुआत में कार्ड मिस हुआ था वो क्या था आपके पास डायमंड था, ठीक है। तो अगेन रिवर्स प्रोबेबिलिटी यानी कि बेस फॉर्म का क्वेश्चन है, क्योंकि दो काम और लग रहे हैं। पहले काम में क्या है एक कार्ड गुम हो गया, दूसरा काम क्या है जो बाकी कार्ड बच गए उसमें से आपने दो डायमंड निकाले हैं। बाद की इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट है कि दो डायमंड निकाले हैं। अब फर्स्ट वाला जो मिसिंग था उसकी फाइंड आउट करनी है कि जो फर्स्ट में जो कार्ड मिस हुआ था वो भी क्या था आपका डायमंड था, यानी कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी बेस फॉर्म को आप यूज करोगे। अब आपका क्वेश्चन डायमंड के ऊपर ब्रेक होने लग रहा है, तो आपके पास क्या है टोटल कार्ड है 52, डायमंड कितने हैं 13, जो कार्ड डायमंड नहीं है वो कितने हैं 39। अब शुरुआत में कार्ड मिस होगा, या तो वो डायमंड है या फिर नहीं है, तो इवन इवेंट मानोगे। लेट इवन बी द इवेंट दैट मिसिंग कार्ड इज डायमंड, मिसिंग जो कार्ड है वो डायमंड है। एंड E2 बी द इवेंट दैट मिसिंग कार्ड इज नॉट डायमंड। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, डायमंड कितने हैं फेवरेबल आउटकम 13, टोटल आउटकम कितने आ गए 52, तो कितना आ जाएगा, कैंसिल करना चाहो तो कर भी इसको, ठीक है, ये ऐसे ही छोड़ दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब क्या है मिसिंग कार्ड इज नॉट डायमंड, नॉट डायमंड के फेवरेबल आउटकम कितने हैं 39, टोटल 52। मैंने पहले बोला था कैंसिल करना या ना करना आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप कैंसिल करो तो उस केस में सिमेट्री मेंटेन करनी है। यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 52, यहाँ पे 52, या तो ऐसे ही रख लो कैलकुलेशन आसान करने के लिए, या 13 से दोनों को डिवाइड कर दो 1/4 3/4, अब भी सिमेट्री मेंटेन है, डिनोमिनेटर 4 4 है, ये भी ठीक है, लेकिन सिमेट्री बिगाड़नी नहीं है आपने। ऐसे कैंसिल नहीं करना ताकि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग बढ़ जाए, फिर आपको कैलकुलेशन में बाद में दिक्कत आएगी, ठीक है। ये तो एक काम हो गया भाई, कार्ड मिस हो गया। उसके बाद जो कार्ड बच गए, टोटल कार्ड 52 थे, एक कार्ड मिस हो गया, कितने बच गए 51। अब 51 में से निकालने हैं दो कार्ड, कैसे, दोनों के दोनों डायमंड। अब ए इवेंट मान लो 2 डायमंड कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम रिमेनिंग कार्ड्स, जो कार्ड बच गए उनमें से निकालने हैं जो बच गए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, काफी इंपॉर्टेंट है। इवन अकर हो गया, इवन का मतलब है एक कार्ड जो मिस होया था वो क्या था डायमंड, एक डायमंड मिस हो गया, टोटल डायमंड कितने 13, एक मिस होया कितने बच गए 12, 12 में से निकालने कितने हैं 2, 12 में से कितने निकालने हैं 2। जहां भी सिलेक्शन आ गई या एक से ज्यादा, जब भी आप आइटम को निकालोगे कॉम्बिनेशन को यूज करना है हमेशा, ये आपने लोअर क्लासेस में भी देखा है। हालांकि जब आप एक कार्ड निकाल रहे थे तब भी आप कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आप दो या दो से ज्यादा चीजें निकालोगे तो कॉम्बिनेशन को आपने यूज करना है। तो फेवरेबल आउटकम क्या आ गए, 12 में से दो कार्ड निकालने हैं तो फेवरेबल हो गए। टोटल कितने कार्ड है रिमेनिंग कार्ड 51 C2। ये तो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, बिल्कुल सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड। E2 का मतलब क्या है, मिसिंग कार्ड डायमंड नहीं था, डायमंड नहीं था, तो डायमंड अब भी आपके पास कितने हैं 13 में से निकालोगे, 13 में से दो डायमंड निकाल दो, टोटल तो यही आओगे, ठीक है। अब देखो बेस थ्योरम कैसे यूज करोगे,
दो डायमंड कार्ड तो निकाल लिए, आपने बता रहा है कि जो शुरुआत में जो कार्ड मिस होया था वो भी क्या था, डायमंड। डायमंड था मतलब इवन। तो बेस थ्योरम के अंदर आई की जगह क्या पुट करोगे, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड, नीचे समीशन दोनों का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज अकर्ड। बस सिंपलीफाई कर लो, सारी चीजें हैं आपके पास। इवन की कितनी है, 1/4। ये कितना होगा आपके पास, 12C2/51C2, नीचे 1/4, 12C2/51C2 प्लस 3/4, 13C2/51C2। डिनोमिनेटर सभी का सेम है, 451C2, 451C2, 451C2। सिमेट्री के कारण डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपके पास, 12C2 प्लस 3 टाइम 13C2। कॉम्बिनेशन को सोल्व करने का वैसे तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, NCR, चाहो तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यूज कर लो, किसके इक्वल है, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। या मैंने आपको बता रखा है कि NC1, अगर यहाँ पे 1 है, एक टर्म ऊपर एक नीचे, ऊपर वाली n से स्टार्ट होगी, नीचे वाली 1 से। NC2, दो टर्म न्यूमरेटर में, दो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर वाली n से स्टार्ट होगी, एक एक डिक्रीज करके लिख दे रहा हूँ, डिनोमिनेटर वाली 2 से। NC3, n माइनस 1, n माइनस 2, नीचे 3 2 1। कोई भी फॉर्म यूज कर सको, या तो ये फॉर्म यूज करो या फिर ये फॉर्मूला यूज कर लो। 12C2 कितना होगा, 12 × 11/2 × 1, ऐसे ही 12 × 11/2 × 1, 3 टाइम्स 13 × 12/2 × 1, 2 × 1 2 × 1 2 × 1, हर जगह से कॉमन आया कैंसिल, 12 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया ऊपर 11, नीचे 12 कैंसिल हो गया, तो 11 बच गया प्लस 39, ये आ गया आंसर 11/50। कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है अगर आप सिमेट्री को मेंटेन करके चीजों को कैलकुलेट करोगे तो। उसके बाद देखो आप हमारे इस सीरीज का लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों एग्जाम के अंदर या तो आपके पास बेस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे फाइनल एग्जाम के अंदर। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक लोअर क्लासेस का बिल्कुल सिंपल सा रिजल्ट है, आपने जीपी को पढ़ रखा है, सम ऑफ जीपी किसके इक्वल था, a × 1 - r raised to power n by 1 - r if r is लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 है तो बिल्कुल सेम, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन आ जाएगा, आपने लोअर क्लासेस में देखा है। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म क्या है, फाइनाइट। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट जीपी के लिए सम का फॉर्मूला क्या है, a/1 - r। a का मतलब फर्स्ट टर्म रहेगा, r का मतलब क्या है, कॉमन रेशियो, जो कि आपने लोअर क्लासेस में काफी अच्छे प्रकार से यूज किए हैं। अभी आप इसी चीज को इस क्वेश्चन में यूज करोगे। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, a and b throw a die alternatively till one of them gets a 6 and wins the game। दो बच्चे हैं, वो एक गेम खेलने लग रहे हैं, जो भी बच्चा डाई के ऊपर सबसे पहले 6 जिसको प्राप्त होगा वो गेम जीत जाएगा। तो आपने दोनों की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है गेम की जीतने की। और ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है कि स्टार्ट किसके साथ कर रहे हो आप, स्टार्ट कर रहे हो आप ए के साथ, सबसे पहले डाई कौन फेंकेगा, ए। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके पास दो इवेंट मान लो, एक तो सक्सेस और एक फेलियर। सक्सेस का मतलब है 6 को प्राप्त करना है, क्योंकि जैसे ही 6 प्राप्त करोगे गेम को जीत जाओगे, आप सक्सेस मिल जाएगी। और फेलियर का मतलब है 6 न आना, 6 के अलावा 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए। ठीक है, सक्सेस को रिप्रेजेंट करोगे, सक्सेस एस को रिप्रेजेंट करोगे 6 के साथ, और फेलियर को एफ से रिप्रेजेंट करोगे। फेलियर का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाए, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, फेलियर को। 6 आ गया तो किसको रिप्रेजेंट करोगे आप, सक्सेस को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है, सक्सेस के फेवर में आउटकम कितने हैं, 1, टोटल आउटकम कितने हैं, 6। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितनी आ गई, फेवरेबल आउटकम 5 फेलियर के, टोटल आउटकम कितने आ गए, 6। ठीक है, अब देखो गेम कैसे स्टार्ट होगा। ये लाइन मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट किसके साथ करोगे आप, ए के साथ। तो ए के जीतने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी
दैट ए विल विन। ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, ए के जीतने के चांस। अब स्टार्ट कौन करेगा? ए के साथ। अब सबसे पहले ए स्टार्ट करेगा, अगर 6 आ गया तो वो गेम जीत जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी, या तो पहली ही डाई के ऊपर सक्सेस आ जाएगा, शुरू में फेंका 6 आ गया, गेम जीत गया, काम खत्म। अगर शुरुआत में 6 नहीं आया, और का मतलब है अगर ये काम नहीं हुआ तो दूसरे चांस क्या है कि उसका फेलियर आ जाएगा। पहले थ्रो के ऊपर डाई फेंकी, फेल हो गया वो, फिर दूसरा चांस किसको मिलेगा? बी को। बी भी फेल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर बी को सक्सेस मिल गई तो वो बी गेम जीत जाएगा, लेकिन आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है? ए की। तो अगर ए फेल होने लग रहे हैं पहले थ्रो के ऊपर, तो बी को भी फेल होना पड़ेगा, या फिर तीसरे थ्रो के ऊपर ए जीतेगा। पहले ए ने फेंकी, वो फेल हो गया, फिर बी फेंकेगा, वो भी फेल होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे सक्सेस मिल गई बी को तो बी गेम जीत जाएगा। प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करो आप? ए की। तो ए या तो पहले थ्रो के ऊपर जीतेगा या फिर तीसरे थ्रो के ऊपर। ऐसे ही अगर यहां भी नहीं जीतता तीसरे थ्रो के ऊपर, फिर किस पांचवें थ्रो के ऊपर फेलियर 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 फेलियर। पहले ए ने फेंका, फेल होगा, फिर बी भी फेल होना चाहिए, फिर ए फेंकेगा तीसरा थ्रो, फिर फेल होगा, बी भी फेल होना चाहिए, फिर पांचवी बार आओगी ए की बारी, यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। और इसी प्रकार से आप चलोगे। ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लाइन अगर आपने लिख दी तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ठीक है, ए को चांस जीतने का चांस कहाँ मिलेगा? या तो पहले थ्रो के ऊपर मिलेगा या तीसरे के ऊपर, क्योंकि पहला फेंक दिया, फेल हो गया, फिर बी फेंकेगा। अल्टरनेटिवली पहले ए फिर बी, ए बी, ऐसे फेंक रहे डाई को। या तो पहले थ्रो के ऊपर जीतेगा ए, या तीसरे के ऊपर, या पांचवें के ऊपर, या फिर सातवें थ्रो के ऊपर। ओड नंबर के ऊपर ए जीतेगा, इवन के ऊपर। तो ये लाइन अगर लिख दी क्वेश्चन में, उसके बाद कुछ भी नहीं। और का मतलब क्या है? एडिशन। तो क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 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 एस अप टू सो ऑन। इन्फिनिटी तक चलेगा गेम, जो खत्म नहीं होगा, डैश 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 डैश, जब तक 6 नहीं आएगा तब तक गेम चलता रहेगा। अब इसको भी आप इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, अलग अलग कर सको। इसको लिख सको एफ एफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 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 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस अप टू सो ऑन। फेलियर की, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 प्लस ये देखो आप 5/6 और 5/6 दो बार है, इंटू 1/6। फिर 5/6 कितनी बार है? 4 बार। 5/6 फेलियर 4 बार है, 1/। तो ये जो सीक्वेंस है, ये क्या मिलेगी आपको? एक इनफाइनाइट जीपी, जिसमें ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1/6। और कॉमन रेशो कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो सेकंड टर्म ये है, फर्स्ट टर्म से डिवाइड करियो। तो इसमें इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला जो होगा a/1 माइनस आर। ए क्या आपके पास? फर्स्ट टर्म कितनी है? 1/6। कॉमन रेशो कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, 1/6 से 1/6 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 25/36, 1 माइनस 25/36। जैसे ही इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 36 माइनस 25 11, तो ये बचेगा 1/6 इंटू 36/11। 6/11 आ गई प्रोबेबिलिटी किसकी? ए के जीतने की। ठीक है, तो ये था बिल्कुल आसान सा पार्ट। आपने प्रोबेबिलिटी ए की तो फाइंड आउट कर दी, साथ में बी की भी पूछ ली। अब क्योंकि दो ही बच्चे गेम खेल रहे हैं, या तो ए जीतेगा या फिर बी जीतेगा। ठीक है, तो अगर बी की फाइंड आउट करनी है तो 1 में से माइनस कर दिया। प्रोबेबिलिटी दैट बी विल विन। अब या तो 1 में से ए की माइनस कर दो, ए के चांस हटा दो, 1 में से क्या बच जाएंगे आपके पास? बी के चांस। 1 में से माइनस कर दियो ए के जीतने के चांस, तो कितने आ जाएंगे आपके पास? 5/11। ठीक है, दो ही बच्चे गेम खेल रहे हैं तो 1 में से माइनस कर दियो, ए के जीतने के 6/11, बी की कितनी आ जाएगी? 1 में से माइनस कर दियो 5/11।
लेकिन अगर 3 बच्चे हैं तो आपने ऐसे अलग अलग निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर लोगे तैयार? तो इसके साथ आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, जिसके अंदर आपने +2 क्लास के सभी चैप्टर्स को कवर कर दिया, ये आपकी होगी समाप्त। बाकी आप HBSC से रिलेटेड और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करोगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।